सो गुड मॉर्निंग। आज हम रोटेशनल मोशन को फिनिश करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी रहती है यहाँ पर मिनिमम, ज़्यादा भी निकल जाते हैं कई बार। और नीट में क्या होता है ना, हर साल मतलब कोई ना कोई एक चैप्टर ऐसा बनता है जिसमें से अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हर साल ऐसा होता है, मतलब एक चैप्टर ऐसा हो जाता है पर्टिकुलरली जिसमें एक ही क्वेश्चन आना चाहिए लेकिन उसमें 3-4 तक चले जाते हैं। जहाँ पे 2 या 3 आने चाहिए वहाँ पे वो 5-6 तक क्रॉस कर जाते हैं। कभी कभी 2 चैप्टर का वो बंच बना लेते हैं, वहाँ से फिर वो ज़्यादा क्वेश्चन डालते हैं। खैर, तो ये चैप्टर अपने लिए इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आने हैं, सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस हमको इसमें यहाँ पर डिस्कशन नहीं करना है। सबसे पहला मुद्दा हमारा चालू होगा सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी में वो पॉइंट है जहां पर हम उस पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम कर सकते हैं। होता है क्या? नहीं होता, नहीं है, हम अज्यूम कर लेते हैं। और इसी से एक मिलता जुलता पॉइंट है तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम क्या बोलते हैं कि पूरी बॉडी का वेट, यहां पर पूरी बॉडी का मास, इतना फर्क है। अब जनरली सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही पॉइंट होते हैं, लेकिन ये बदल सकते हैं कब? यदि बॉडी तुम्हारी इतनी बड़ी हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर पॉइंट पर अलग अलग आए। ये और क्या चालू हो गया यहां पे सुबह सुबह? हाँ, अभी क्या कर सकते हैं, कई कुछ चीजें अपने कंट्रोल के बाहर है ना। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इतना क्लियर है। अब यदि हम सेंटर ऑफ मास को जब डिफाइन करने जाते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक बेसिक कि हमारे पास में एक्स सी एम को यदि मैं डिफाइन करता हूं तो मैं क्या लिखता हूं? m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलर वे में यदि YCM निकालना है तो m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2, और ZCM निकालना है तो m1z1 प्लस m2z2 अपॉन m1 प्लस m2। बिल्कुल बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं। मतलब ये कब है तुम्हारे पास में? जब पॉइंट मासेस तुम्हारे पास में लगे हुए हैं। और पॉइंट मासेस ना हो तो, पॉइंट मासेस ना हो, कंटिन्यूअस बॉडी होगी तो हम क्या बोलेंगे? XCM बराबर इंटीग्रेशन x डॉट dm अपॉन इंटीग्रेशन dm बराबर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये रहेगा और पॉइंट मासेस के लिए ये रहेगा। यहां पर तुम्हें एक छोटा सा शानदार रिजल्ट एक पता होना चाहिए कि जैसे मान लो ये पॉइंट, यहां पर एक मास है m1, ये वाला मास है m2, और इन दोनों के बीच की दूरी है तुम्हारे पास में d। अब मैंने माना कि भैया इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर है, ठीक है? यहां पर कौन है सेंटर ऑफ मास? इसकी मैंने m1 से डिस्टेंस ले ली r1 और m2 से डिस्टेंस ले ली मैंने r2। तो r1 या r2 कितना आएगा? तो देखो r1 या r2 का रिजल्ट तुम्हें डायरेक्ट याद होना चाहिए। जैसे मैं r1 की जब मैं बात कर रहा हूं, इस वाले मास से जब मैं दूरी निकाल रहा हूं तो अपोजिट वाले मास को लेना m2 इंटू डी अपॉन m1 प्लस का m2। और यदि r2 लिखना है तो क्या आ जाएगा? m1 इंटू डी अपॉन m1 प्लस का m2। इतना क्लियर है? इसके बाद हमारे पास में हमें किसके बारे में बात करनी है? स्टैंडर्ड बॉडी जिनके सेंटर ऑफ मास हमें पता होने चाहिए। अब जैसे रिंग है तो रिंग का सेंटर पे आएगा, डिस्क है डिस्क का सेंटर पे आएगा। लेकिन यदि हमारे पास में है सेमी सर्कुलर रिंग, क्या है? सेमी सर्कुलर रिंग। तो सेमी सर्कुलर रिंग मान लेते हैं मैंने यहां पर ये इस प्रकार से एक सेमी सर्कुलर रिंग बना दी, ठीक है? तो ये इस प्रकार से मैंने बना दी। इसकी रेडियस क्या ली है मैंने? इसकी रेडियस ली है मैंने r, ठीक है? इसकी रेडियस कितनी ली है मैंने? r। तो यदि मैं इसके सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करना चाहता हूं तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर आएगा। बोलो यस और नो। अब ये जो हाइट होगी ये कितनी होगी? सेंटर ऑफ मास कहां होगा? अरे ये तो सी तो मैंने बनाया है कि सेंटर ऑफ मास है, बेस से कितनी ऊंचाई पर होगा? क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? रेडियस का हाफ। सेंटर ऑफ मास कहां होगा?
पढ़ा नहीं है क्या? क्यों? यदि सेमी सर्कुलर रिंग है तो ये आएगा 2r अपॉन पाई फ्रॉम बेस, और यदि डिस्क है तो डिस्क के लिए कितना आएगा? 4r अपॉन 3 पाई फ्रॉम बेस। ये किसके लिए आएगा? डिस्क के लिए। ये आएगा रिंग के लिए, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए। स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा। फिर तुम्हारे पास में यदि कोन है तो तुम्हारे पास दो कोन होते हैं, एक होता है हॉलो कोन। हॉलो कोन में कहां आएगा? तो ये आएगा h/3 फ्रॉम बेस। और यदि सॉलिड कोन है तो कहां आएगा? h/4 फ्रॉम बेस। भाई ये सब चीजें तो तुम्हें याद होनी चाहिए थी, ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। फिर तुम्हारे पास में आता है हॉलो हेमीस्फीयर। हॉलो हेमीस्फीयर का बोलो कहां आएगा? और एक आएगा सॉलिड हेमीस्फीयर। हॉलो हेमीस्फीयर का आएगा r/2 फ्रॉम बेस, और सॉलिड हेमीस्फीयर का कहां आएगा? 3r/8 फ्रॉम बेस। यूनिफॉर्म रिंग है, सॉरी रॉड है, रॉड का बीचों बीच आएगा। ये तुम्हें याद होनी चाहिए था, एक्सपेक्टेड तो यही था, लेकिन तुम लोगों ने याद ही नहीं किया, मतलब मामला गड़बड़ है भाई। ये चैप्टर छोड़ रखा है, चैप्टर ही छोड़ रखा है। वाओ, नहीं तो इतना भी मत छोड़ो, कम से कम बेसिक चीजें आनी चाहिए। सेंटर ऑफ मास बहुत आसान सवाल होते हैं, मैंने अब सेंटर ऑफ मास के तो भर भर के यहां पे सवाल दिया। पहला ही सवाल देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ क्वार्टर रिंग ऑफ रेडियस आर प्लेस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम विद सेंटर एट ओरिजिन। पहले तो ये सवाल ही नहीं समझ में आया होगा तुम्हें कि सवाल क्या हो रहा है। सवाल ये हो रहा है कि ऐसे तुम्हारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया मैंने एक्स और वाई, इसमें एक आर रेडियस की सेमी सर्कुलर रिंग को मैंने यहां पर, सेमी सर्कुलर नहीं है ये, क्या है? क्वार्टर रिंग ऑफ रेडियस आर है, क्वार्टर है, और इसकी रेडियस कितनी है? आर है। अब इसको मैंने यहां पर रखा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बताने। तो पहले तो भैया इसका बताओ क्या होगा। हाँ, लाइट गई। ये फॉर्मूले पढ़ेगा ये रिंग के सेगमेंट के लिए होता है और ये डिस्क के सेगमेंट के लिए होता है। तो अब यहां पर कौन है सवाल में तुम्हारे पास? रिंग का सेक्टर है। अब ये जो एंगल यहां थीटा जब लेते हैं तो वहां एंगल 2 थीटा होता है। कितना होता है? 2 थीटा। तो अब देखो ये रिंग है, तो रिंग के लिए आएगा r sin 45। क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल है 90, हमें आधा एंगल कंसीडर करना पड़ता है। ये 2 थीटा के लिए थीटा लेते हैं, अपॉन, अब यहां 45 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? π/4। तो बोलो कितना आएगा? r इंटू 1/√2 डिवाइडेड बाई π/4। π/4 मतलब यहां नीचे पाई आ जाएगा और ऊपर में 4 चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2√2 r अपॉन पाई। अब ये तो मैच ही नहीं कर रहे, क्यों? क्यों मैच नहीं कर रहे बताओ? क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ मास आया है, ये बेसिकली इसकी डिस्टेंस आई है यहां पर, मतलब ये वाली जो दूरी है ना, ये इतनी आई है। अब तुम्हें इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बनाना है तो तुम्हें इसको ट्राइंगल फॉर्म में डालना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल है 45 डिग्री का, और ये लेंथ है 2√2 r अपॉन पाई। तो ये वाली साइड कितनी आएगी भाई? ये वाली आएगी 2√2 r अपॉन पाई और cos 45, मतलब अगेन 1/√2। तो √2 कैंसल, तो 2r अपॉन पाई। और ये वाली साइड कितनी आएगी? 2√2 r
अपॉन पाई इंटू साइन 45, मतलब फिर से 1/√2, तो ये भी आएगा 2r अपॉन पाई। तो आंसर आएगा 2r अपॉन पाई, 2r अपॉन पाई। कब? जब ये मेरे पास क्या है, रिंग है, रिंग का एक सेगमेंट है। यदि ये डिस्क का सेगमेंट होता तो 2r साइन थीटा अपॉन 3 थीटा के बेसिस पे सॉल्व करते। और इस फॉर्मूले में देखो यहां पर हमारा एंगल 90 डिग्री है, तो यहां पर हमने थीटा कितना लिया है, 45 लिया है, हाफ एंगल लेना होता है। अब इसके लिए यदि मैं सॉल्व कर रहा होता तो ये 2r साइन थीटा अपॉन 3 थीटा। अब यहां पर तुमको देख के लग सकता है अरे आंसर तो मैच नहीं किया, क्यों? क्योंकि सवाल में उसने कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। तुमको जो ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, उस फॉर्मूला की खास बात क्या है, इस फॉर्मूले में ये तुमको होता है फॉर्मूला, देखो कैसे, कि जैसे मान लो ये तुम्हारे पास रिंग का सेगमेंट है और यदि ये वाला एंगल 2 थीटा है, तो तुम्हारा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके बिल्कुल बीचों बीच में इस लाइन पे यहां पर कहीं होगा, और ये होगा r साइन थीटा अपॉन थीटा। कब? यदि ये रिंग है तो, रिंग का एक सेगमेंट है। और यदि ये तुम्हारा अपना ये होता, क्या बोलते हैं, डिस्क का, तब ये 2r साइन थीटा अपॉन 3 थीटा। तो ये सेगमेंट, लेकिन यहां पर एंगल कितना, 2 थीटा होना चाहिए, तब इसके बीचों बीच में यहां पर तुम्हारा सेंटर ऑफ मास होगा। कोऑर्डिनेट्स निकालना अलग चीज है और इसको देखना एक अलग चीज है, ठीक है। चलो आगे बढ़, लिखने का भी है, ये लिख लो। नोट्स नहीं बन, नोट्स है ही नहीं इसके, देखता हूं मैं फिर निकालता हूं, पर क्वेश्चन नहीं होंगे उसमें, क्वेश्चन नहीं होंगे। क्वेश्चंस क्या है, नए क्वेश्चन है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या डरना क्या है इनमें। अगला सवाल देखो, आई होप ये वाला तो बन जाएगा तुमसे। इसमें क्या हो रहा है, 3 masses आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस। 300 ग्राम को मैंने ओरिजिन पे रखा है, 500 ग्राम को 40 सेंटीमीटर पर और 400 ग्राम को 70 सेंटीमीटर पर। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन, तो देखो पहले मेरा ओरिजिन मैंने बनाया, फिर मैंने दूसरा पॉइंट बनाया जहां पर 40 सेंटीमीटर है, और फिर मैंने तीसरा पॉइंट बनाया जो 70 सेंटीमीटर है, बराबर यही है। ओरिजिन पे तुमने कितना रखा है, 300 ग्राम, 40 सेंटीमीटर पे है तुम्हारा 500 ग्राम, और 70 सेंटीमीटर पे है तुम्हारा 400 ग्राम। तो अब मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा XCM का, तो XCM, अब इस बार 3 मासेस हैं तो मैं लिखूंगा M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3। अब देखो एग्जाम में ये फॉर्मूले लिखने नहीं होते हैं, डायरेक्ट करना होता है। हम जब पढ़ा रहे होते हैं तब तुम्हें ये सब चीजें बता रहे होते हैं। तो बोलो कितना आएगा, M1 300, X1 क्या है 0, प्लस M2 कितना है 500, X2 कितना है 40, M3 कितना है 400 और X3 कितना है 70, डिवाइडेड बाई टोटल मास 5 और 4 9 और 3 1200। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं, कितना आंसर आ जाएगा, 5 चौका 20 और 3 जीरो प्लस 7 चौका 28 और फिर से 3 जीरो डिवाइडेड बाई 1200। तो कितना आएगा 28 और 20, 48 के पीछे 3 जीरो डिवाइडेड बाई 1200। इनको सॉल्व करने के लिए जब मैं कैंसल आउट करूंगा तो 2 जीरो कैसे कट जाएंगी, 12 24 36 12 चौक 48 40। योर आंसर इज 40, ऑप्शन नंबर ए अगेन। ठीक है, आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली यहां पर सेगमेंट रिमूव और एडिशन वाला सेगमेंट है। इसकी कहानी क्या चलती है देखो, जब भी तुम्हारे पास में सेंटर ऑफ मास निकालना है और दो बॉडीज को यदि जोड़ा है या किसी में से कोई पार्ट को निकाला है, तो उसके लिए आप सिंपल सी बात है, देखो क्या होती है, इसको आप करो a1x1 प्लस माइनस a2x2 अपॉन a1 प्लस माइनस a2। एरिया निकाल लो। क्यों? क्योंकि जो मास होता है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। जनरली यहां पर आपको 2D फिगर ही मिलेंगे, वैसे होना तो ये m1x1 ही चाहिए था, पर हम क्या करते हैं, एरिया निकालना ज्यादा आसान रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो हमारे पास में जो मास होता है
वो होता है लैम्बडा लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ, या फिर एरियल मास डेंसिटी इनटू एरिया, या फिर वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अब ये जो डेंसिटी वाली जो चीज है ना, वो होती है तुम्हारी कांस्टेंट। ये लैम्बडा सिग्मा ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो यहां से देखो लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए मास लेंथ के प्रोपोर्शनल हो गया, एरियल ऑब्जेक्ट के लिए एरिया के प्रोपोर्शनल हो गया, और वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल हो गया। तो हमें एरिया निकालना आसान होता है। तो इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं ना, वो जनरली यही होता है कि किसी डिस्क में से एक डिस्क को या तो निकाल दिया, या फिर एक स्क्वायर शीट है उसके साथ में कोई और 2D फिगर जोड़ दिया। 3D भी जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2D जोड़ेंगे। तो पर ये एक बेसिक तरीका होता है तुम्हें सॉल्व करने के लिए। प्लस या माइनस किस बेसिस पर, जब दो बॉडीज ऐड हो रही हैं तो भैया आपको प्लस लगाना है, और बॉडी यदि रिमूव करी है, रिमूव पोर्शन है वहां पर, तो यहां पर आपको माइनस करना है। इतना सा खेल है। जैसे अब इस सवाल में यहां पर देखते हैं हम लोग क्या किया जा रहा है। एक डायग्राम देखो, उन्होंने क्या बोला है, अ यूनिफॉर्म मेटल डिस्क ऑफ रेडियस r is taken and out of it a disc of diameter r/2 is cut off from the end। मतलब देखो यहां पर तुम्हारे पास में एक पूरी डिस्क है, ये पूरी डिस्क है जिसकी रेडियस कितनी है r। उसमें से उन्होंने क्या किया, r/2 डायामीटर की एक डिस्क को काट के अलग कर दिया। इसका मतलब यह है कि इसमें से एक सेगमेंट है r/2, तो यहां तक होना चाहिए। देखो ये इतनी डायामीटर, मतलब इसकी रेडियस कितनी आएगी बेटा, r/4। इसको काट के अलग कर दिया। अब जब तुमने इसको काट के अलग किया होगा तो तुम्हारे पास में क्या डिस्क इतनी बचेगी, बोलो यस और नो। अब इसका तुम्हें सेंटर ऑफ मास बचाना है, जो बचा हुआ पार्ट है। मतलब आइडियली ये डायग्राम जो है वो कैसा डायग्राम है पता है, ये किसके बराबर होगा, ये होगा ये बड़ा वाला जिसकी रेडियस कितनी है r, माइनस एक छोटा वाला जिसकी रेडियस कितनी है r/4, बराबर है। अब यहां पर क्या होता है, अब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि भैया देखो इनके जो सेंटर ऑफ मास है वो तो इनके सेंटर पे ही रहेंगे, लेकिन अब जो तुम्हें देखना है उसमें इसने क्या बोला है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट विल बी, और जो ऑप्शन दिए वो क्या दिए, फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब तुम्हें इसको क्या लेना है, ओरिजिन, बराबर। तो ये पहला फिगर हो गया। तो इसका एरिया कितना आएगा भैया, इसका एरिया आएगा πr², और इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना आएगा x1 0। क्यों, क्योंकि यही है ना ये, बोलो बात सही है। अब इसका एरिया कितना आएगा A2, यह आएगा πr/4 का स्क्वायर, मतलब πr²/16, और इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, तो देखो इसको यहां पर देखना पड़ेगा इस जगह पर। तो देखो ये कितना आएगा, देखो यहां से लेकर के यहां तक तुम्हारा है r/4, और यहां से यहां तक r है, तो ये कितना बच जाएगा 3r/4, मतलब ये आएगा 3r/4। इतना क्लियर हुआ। अब तुम्हें फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला प्लस का लगेगा कि माइनस का लगेगा, माइनस का लगेगा, क्योंकि देखो ये फिगर तब आएगा जब इसमें से हम इसको निकाल देंगे। देखो ये मैं इसको येलो येलो कर देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए, ये वो सेगमेंट है जो हमने इसमें से निकाल दिया है, बराबर। तो इसके बाद ये व्हाइट वाला पोर्शन बचा है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा XCM बराबर A1 कितना था πr² इंटू x1 0 माइनस πr²/16 और 3r/4 अपॉन A1 πr² माइनस πr²/16। बोलो भाई, तो XCM कितना हो जाएगा। तो देखो एक बात देखो यहां पर ध्यान से, πr² कॉमन लेके कटने ही वाला है, ये 0 है, इसको छोड़ दो तो यहां पे क्या बचेगा, यहां बचेगा 3r डिवाइडेड बाई 64 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/16, मतलब कितना बचेगा 15/16।
ये समझ में आया कैसे किया? इसके नीचे 1, इसको पाई आर स्क्वायर काट दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट कर दिया, नहीं। तो अब यहां पे इस कैलकुलेशन को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो 16 से काटोगे 4 बार तो ये आएगा 3r/60। थोड़ा सा और कर लेते हैं तो XCM कितना आएगा, माइनस भूल गए यहां पे हम लोग, 3 से काटोगे तो r/20 माइनस r/20। ये माइनस क्या बता रहा है? ये माइनस बता रहा है कि जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास आया है वो इस सेंटर से किधर है, लेफ्ट, और कितना है, r/20। मतलब आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। बोलो क्लियर है? बिल्कुल बड़े ही आराम आराम से हम कर सकते हैं, इसी तरह के सवाल आने की प्रोबेबिलिटी यहां पर बनती है। अब देखो ये जो कहानी है, अगला जो सवाल तुम्हें दिख रहा है यहां पर, इस सवाल की कहानी ये है कि हम बात करते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। देखो यदि मेरे पास XCM मैंने लिखा था m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, यदि मैं इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो भैया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगी कितनी, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस का, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फिर क्या आ जाएगा, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है ये? तो अब इस बेसिस पर है ये वाला सवाल। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है a 2 kilogram body and a 3 kilogram body are moving along the x-axis at a particular instant. 2 kilogram body has a velocity 3 meter per second and a 3 kilogram body has the velocity of 2 meter per second. The velocity of the center of mass at that instant. तो सिंपल सवाल है velocity of center of mass। क्या लिखूंगा, m1v1। अब इस सवाल में एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कहीं जैसे अब ये इसमें उसने क्या बोला है, मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, बराबर। कई बार वो ये भी कह सकता है कि बॉडीज आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर, इसका मतलब क्या होगा, एक प्लस और दूसरा माइनस। यहां पर ऐसा होगा क्या, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 2 वाला जा रहा है 3 से, प्लस 3 वाला जा रहा है 2 से, अपॉन टोटल मास कितना है, 2 और 3 5, तो कितना आ जाएगा 12/5, ऑप्शन नंबर 4। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 + 6 12 अपॉन 5। आगे बढ़ रहे हैं। देखो अब ये सवाल देखो अगला, ये सवाल जो है ये क्या सवाल है, सवाल कह रहा है 2 masses m and 3m are connected by a light string passing over a smooth massless pulley। मतलब यहां पर तुम्हारे पास में क्या है, एक पुली है जो कैसी है, मासलेस। यहां से एक तुम्हारा m मास जुड़ा हुआ है और दूसरी साइड में कितना जुड़ा हुआ है, 3m जुड़ा हुआ है। इनको हमने कर दिया रिलीज, देन द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम का मतलब हो गया सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो भैया पहले तो मुझे इन ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। तो देखो ये m वाला है, ये 3m वाला है, मतलब इसका एक्सेलरेशन a नीचे आएगा, इसका एक्सेलरेशन a ऊपर आएगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा भाई, अनबैलेंस्ड वेट, तो ये आएगा 3mg और ये आएगा mg। देखो ऑप्शन जी में दिए हैं, तो मैं लिखूंगा 3mg माइनस mg अपॉन क्या, दोनों का सम, तो m + 3m। बोलो कितना आ जाएगा फिर, बोलो 3mg माइनस mg 2mg अपॉन 4m, mm कैंसल, तो कितना बच जाएगा g/2। अब g/2 भी तुम्हें ऑप्शन में दिया है, लेकिन ये आंसर नहीं है। ये किसका आंसर है, ये है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। किसका आंसर है ये, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। तुमसे क्या पूछा है, सिस्टम। तो अब देखो इसमें से एक को प्लस मानो और एक को माइनस, तो किसको प्लस मानूं,
इसको प्लस मान लूं, इसको माइनस। तो अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना आएगा, m1a1, तो m इंटू ए कितना लिखूं, g/2 प्लस m2 3m इंटू a2 माइनस g/2 अपॉन m1 प्लस m2, तो सीधा सीधा लिख देता हूं 4m। तो बोलो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा, यह आएगा mg/2, यह आएगा माइनस 3mg/2 अपॉन 4m। बोल mg/2 माइनस 3mg/2 कितना बचेगा, अरे ये आधा है ये 1.5 है, तो 1 mg बचेगा, मतलब ये बचेगा माइनस mg और डिवाइडेड बाई 4m, m से m कैंसिल, मतलब आंसर आया माइनस g/4। इसका मतलब नीचे जाएगा g/4 से, तो यही हमारा है आंसर। आई बात समझ में, g/2 भी दिया है और g/4 भी दिया है, पर अब एग्जाम में तुम्हें ये सवाल लॉज ऑफ मोशन में भी हमने किया है और यहां पर भी कर रहे हैं। फर्क किस वर्ड का है, सिस्टम है, इसका मतलब वो सेंटर ऑफ मास है, और ब्लॉक पूछेगा तो वो एनएलएम के बेसिस पर यही खत्म हो जाएगा। छोटी सी चीज है, रहेगी याद। चलो अगला सवाल देखो क्या हो रहा है। वैसे इस सवाल को मैं रहने दो इसको कि करना है, इसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मैं तो सोच रहा हूं छोड़ देता हूं इसको, है ना। प्लैंक वाला सवाल है, इसमें होता क्या है कि देखो ऐसे इस प्रकार से होता है, मैं बस थोड़ा सा तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, पर अभी मैं करा भी नहीं रहा हूं। कि जैसे ये मान लो प्लैंक है, इसका मास m है, इसकी लेंथ l है, इस पे होता क्या है, इस पे एक आदमी को हम खड़ा कर देते हैं, इसका मास है कैपिटल M, ये इस पे जब चल के जाता है तो प्लैंक सरकता है। इसका कहानी ये है कि राइट साइड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लेफ्ट साइड डिस्प्लेसमेंट, जितना राइट में चलेगा उतना ही लेफ्ट में चलेगा, बराबर। तो राइट में कौन चल रहा है, आदमी चल रहा है, m मास जो है वो चल रहा है l डिस्टेंस, बराबर, इक्वल टू ये चलेगा कितना x, मुझे नहीं मालूम कितना चलेगा, वही निकालना होता है। तो ये m प्लस m इंटू एक्स। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि जब ये प्लैंक x सरकेगा तो उस व्यक्ति को भी x इधर सरकाएगा, तो भैया यहां पर x निकालना होता है, तो ये x आता है कैपिटल M इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अब हो सकता है वो यहां तक ना चलते हुए बीच में रुक जाए, तो जितना वो चलाना है उतना ही चलाओ। कहानी सिंपल होती है, लेफ्ट साइड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू राइट साइड डिस्प्लेसमेंट इन द सिस्टम। बस इतना ध्यान रखना कि भैया कौन कहां कितना चल रहा है। अब जैसे आदमी जब राइट चल रहा है तो मैंने माना है कि प्लैंक जो है वो लेफ्ट में ही चलेगा। कॉमन सेंस भी मुझसे यही कहता है कि भाई यदि मैं आगे चलूंगा तो ये तख्ता मेरे पैर के नीचे से लेफ्ट में सरकेगा, बराबर। तो उसी बेसिस पर ये लेफ्ट माना है, और जब ये लेफ्ट सरकेगा तो इसके साथ में जो ऊपर की चीजें हैं, एक आदमी है, दो आदमी, वो भी इसी प्लैंक की डायरेक्शन में एक्स सरकेंगे जो अननोन होने वाला है, ठीक है। इस बेसिस पर तुम इसका आंसर निकाल सकते हो। 80 किलो का आदमी है, प्लैंक का मास 40 केजी है, तो नीचे तो 120 आ जाएगा, और ऊपर आदमी 80 का, और प्लैंक की लेंथ कितनी है 6 है, तो सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा कितना 40, है ना। 6 दूना 12, 2 0 4। अब बस अब नॉर्थ साउथ देख लेना, आदमी किधर जा रहा है, टुवर्ड्स नॉर्थ, आदमी नॉर्थ जा रहा है, मतलब ये किधर सरकेगा, साउथ, ठीक है। अगला टॉपिक है भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेंटर ऑफ मास में इतना ही करना होता है, बहुत ज्यादा कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ी कहानी हमें पढ़नी है, इतनी सी कहानी सफिशिएंट होती है पढ़ने के लिए, इसी में से ही सवाल आ जाता है जब आना होगा तो। अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लेते हैं यहां पर कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे r दूरी पर यदि हमारे पास में एक m मास का पार्टिकल है,
तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो बनेगा mr²। ठीक है, इसकी यूनिट क्या बनेगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट हो गई। अब ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, बोलो। पहला, मास ऑफ बॉडी, इस पर डिपेंड करेगा क्या, हाँ। दूसरा, मास डिस्ट्रीब्यूशन, कि भैया मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तीसरा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो तुमने एक्सिस ऑफ रोटेशन मानी है वो कैसी है, बराबर। और अब देखो, डिस्टेंस ऑफ मास लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मास डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी कवर हो चुका है। इतना क्लियर है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। नाउ इसके बाद इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट आते हैं, जैसे मैंने तो ये पार्टिकल के लिए बनाया। अब बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो थियरम ऑफ एडिशन लगेगी। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके लिए क्या आएगा, dm इंटू आर स्क्वायर। ये तुम्हारा पूरे का कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा। अब इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको मैं बता देता हूं। अरे पहला है थियरम ऑफ एडिशन। थियरम ऑफ एडिशन क्या कहती है कि भैया यदि तुम्हारे पास में बहुत सारे पार्टिकल है, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें एक सिंगल एक्सिस के अबाउट पता है। जैसे मान लो ये कह रहा है कि भैया मान लेते हैं ये तुम्हारे पास एक सिंगल एक्सिस है, तुम्हारे पास में यहां पर एक पार्टिकल है m1 का, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट है i1। एक दूसरा है यहां पर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है i2। एक यहां पर है, इसका है i3, इसी एक्सिस के अबाउट। तो जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा सिस्टम का वो आएगा i1 प्लस i2 प्लस i3। ये है तुम्हारी थियरम ऑफ एडिशन। थियरम ऑफ एडिशन क्या बोलती है, ये बोलती है कि यदि वो सिंगल एक्सिस के अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर बॉडी का पता है, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, अलजेब्रिक सम। क्या आएगा, अलजेब्रिक सम। अगला पॉइंट आता है यहां पर थियरम ऑफ, कौन सी एक्सिस लिखी है मैंने, परपेंडिकुलर एक्सिस। हाँ, थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें याद रखना वो है कि ये लैमिनार बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, बराबर। 2 डायमेंशनल फिगर के लिए ही एप्लीकेबल होती है। तो जैसे हमारे पास में यहां पर कोई एक लैमिनार बॉडी है, तो हम यहां पर क्या बोलते हैं कि इसमें यहां पर 2 एक्सिस म्यूचुअली क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। जैसे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उसी पर तुम्हारी थर्ड एक्सिस भी होनी चाहिए, जेड एक्सिस। अब यदि तुम्हें इन 2 एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है Ix और Iy, तो भैया इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, इन दोनों का सम। बेसिक है, पर इसमें कहानी क्या है, तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करनी चाहिए एक पॉइंट पे, तभी ये एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके बाद कौन सी आती है, एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है भाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलती है कि तुम्हारे पास में मान लेते हैं कोई एक कैसी भी बॉडी है, 2D 3D व्हाटएवर, इसमें कहीं तो भी एक सेंटर ऑफ मास है। क्या है, यदि तुम्हें इस सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ICM, तो इसी के पैरेलल में यदि कोई एक्सिस है, यदि ये एक्सिस यदि यहां से d डिस्टेंस पर है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ICM प्लस md²। आई होप तुम्हें ये रिजल्ट आता है। इन दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d। ये वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। अब सेंटर ऑफ मास से ऐसे पास हो रही है, कैसे भी हो सकती है, लेकिन ये जो एक्सिस है ये वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के क्या है, पैरेलल। क्या है, पैरेलल। तभी ये थ्योरम आपकी एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज नहीं। पूरी बॉडी का मास है m और d क्या है, उन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। तो
अब हम यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे। जैसे पहला आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। अब देखो इस पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले खेल में पता है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लैंग्वेज। क्या इंपॉर्टेंट है? लैंग्वेज। अब जैसे ये रिंग है, मैंने ये बना दी एक रिंग। अब इस रिंग का ये क्या है? सेंटर, और इसकी रेडियस है मेरे पास में कैपिटल आर, और इसका मास है मेरे पास कैपिटल एम। अब इसमें सबसे पहला जो हमें याद होना चाहिए वो है इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस। वो कितना होगा? एम आर स्क्वायर। ये कौन सी एक्सिस? एन एक्सिस पासिंग थ्रू। अब देखो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं बस, इसको मैंने नाम दिया है I1, मैं सिर्फ वर्डिंग यूज कर रहा हूं। एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। या तो ये बोल सकता हूं, या मैं बोल सकता हूं ज्योमेट्रिकल एक्सिस। बराबर। वर्डिंग पे ध्यान देना है और उस वर्ड से इंटरप्रेट करना है कि एक्सिस कहां से जाएगी। दूसरा हमारे पास में आता है डायामीटर। तो मैं डायामीटर, देखो जनरली हम ऐसे बनाते हैं, ये हमारा डायामीटर है। तो I2 कितना आएगा? तो डायामीटर जो है वो हमेशा इस ज्योमेट्रिकल एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हाफ। तो कितना हो जाएगा? हाफ एम आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? अब तीसरा जो स्टैंडर्ड वाला है वो ये है तुम्हारा पासिंग थ्रू सरकमफेरेंस एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये I3 है, ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? पासिंग थ्रू सरकमफेरेंस या टेंजेंट, कुछ भी वर्ड यूज करे, और परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो I3 कितना आएगा? तो अब देखो I3 जो आएगा ये निकलेगा तुम्हारा किससे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो बोलो I3 कितना आएगा? I1 प्लस एम आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक्सिस पैरेलल हैं और I1 वाला सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो भैया पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी और इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी r है। अब I1 कितना है? एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, मतलब आंसर आएगा कितना? 2 mr स्क्वायर। सही बात है। चौथा जो तुम्हारे पास में बन सकता है वो ये है पासिंग थ्रू टेंजेंट एंड लाइंग इन द प्लेन। देखो यहां पर मैंने क्या बोला? लाइंग इन द प्लेन, लाइंग इन द प्लेन। अब देखो I4 क्या बनेगा? I4 बनेगा I2 के पैरेलल एक्सिस। क्या I2 वाली एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है? हाँ, तो I4 आएगा तुम्हारा I2 प्लस का एम आर स्क्वायर। I2 की वैल्यू कितनी? हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। सीधा लिखूंगा मैं 3/2 एम आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? मान लो मैं तुमसे एक सवाल पूछूं यहां पर, कहां पर? मैंने बोला भैया तुम्हें ये बताना है, और ये है I5 और ये है R/2। बोलो कितना आएगा I5? क्या ये आएगा I2 प्लस एम R/2 का स्क्वायर? I2 कितना? हाफ एम आर स्क्वायर और प्लस ये आएगा एम आर स्क्वायर बाई 4। तो कितना हो जाएगा? 3 mr स्क्वायर बाई 4। ये रिंग के सारे सवाल हो गए। इसके बाद कौन आएगा? डिस्क। इसके बाद कौन आएगा? डिस्क। चलो डिस्क में हम बात करते हैं। डिस्क में क्या बात होगी? अब देखो डिस्क मैंने बना दी ऐसे, अब मैं इसको भी ऐसे ही बना के छोड़ रहा हूं आर। बोलो अब डिस्क में कौन कौन से आएंगे? वही सेंटर ऑफ मास वाली आएगी, ज्योमेट्रिकल एक्सिस। फिर और कितना आएगा?
अरे एम आर स्क्वायर कैसे आ जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर आएगा। तुम लोगों ने लगता है इसको पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल भी। पहला मैं डायग्राम बना रहा हूं, सीधा समझना है। ये कौन सी एक्सिस, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, इसी को ही हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल एक्सिस। बोलो I1 कितना आएगा, हाफ एम आर स्क्वायर, ये तो तुम्हें याद होना चाहिए। इसके बाद दूसरा हम कौन सा निकालेंगे बेटा, डायामीटर, I2 अबाउट डायामीटर। तो डायामीटर का कितना आएगा, इसका भी आधा, तो कितना हो जाएगा 1/4 एम आर स्क्वायर। तीसरा हम ले रहे हैं कौन सा, पासिंग थ्रू टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब शब्द समझ में आने चाहिए बेटा। I3 कितना आएगा, फिर I3 कितना आएगा, I1 प्लस एम आर स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सॉरी हाँ। तो बोलो I1 कितना, हाफ, और ये कितना आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। अगला कौन सा करूंगा मैं, चौथा, पासिंग थ्रू टेंजेंट एंड लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। बोलो तो I4 कितना आएगा, I4 के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसके बेसिस पे लगेगी, I2। तो कितना आएगा I2 प्लस का एम आर स्क्वायर, I2 है 1/4 और ये m, तो ये आ जाएगा 5/4 एम आर स्क्वायर। आई होप तुम्हें आ रहा है। ये दो स्टैंडर्ड हैं। उसके बाद कौन आएगा, शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। शेल मतलब हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर का डायग्राम हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, ये समझ में आना चाहिए भाई। इसका मास m है, रेडियस r है। अब देखो यदि मैं शेल की बात करूं, देखो ये वाली एक्सिस कितना आएगा, ज्योमेट्रिकल एक्सिस I1 कितना आएगा 2/3 ना। अच्छा इसमें डायामीटर बना दूं तो इसका आधा। भाई ये 3D फिगर है, इसकी डायामीटर और ये सेम ही है, डायामीटर और ज्योमेट्रिकल एक्सिस दोनों सेम हैं, ये 3D है। तो सेंटर से जो लाइन पास कर रही है, क्या ये डायामीटर नहीं है ना। इसमें दूसरा सवाल क्या बन सकता है, सीधा टेंजेंट, क्या टेंजेंट प्लेन में लाई करेगा, नहीं, इसी के पैरेलल बनेगा हमेशा। मैं ऐसे बना दूं या फिर मैं ऐसे बना दूं, दोनों एक ही हैं। क्यों, क्योंकि ये 3D है। तो बोलो ये कितना आएगा, मैं I3 नाम दे रहा हूं, तो I3 विल बी इक्वल टू I1 प्लस एम आर स्क्वायर। बोलो कितना आएगा 5/3 एम आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या। और अगला कौन है, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। बोलो सॉलिड स्फीयर के केस में क्या बनेगा तुम्हारे पास, सॉलिड स्फीयर कैसे बनाएंगे। देखो पिछले वाले में वो डॉट डॉट लाइन दी थी, अब इसमें सॉलिड स्फीयर में हम इस प्रकार से ऐसे कर देते ताकि समझ में आए। हाँ ये रेडियस r, मास m। बोलो पहला आएगा ज्योमेट्रिकल एक्सिस, कितना आएगा 2/5, तो I1 सीधा हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर। डायमीटर का कुछ अलग आएगा क्या, नहीं, यही रहने वाला है। टेंजेंट वगैरह का निकाल सकता हूं क्या मैं, बोलो टेंजेंट I2 कितना आएगा, I2 I1 प्लस एम आर स्क्वायर। बोलो I1 2/5 प्लस, तो ये आएगा 7/5 एम आर स्क्वायर। क्लियर है। चलो अगला है रॉड, अगला है रॉड। रॉड में दो तुम्हें याद रखने हैं, कौन कौन से, जैसे ये रॉड है, इसका मास m है, लेंथ l है। एक तो कहां से, सेंटर ऑफ मास या मिड पॉइंट से जाने वाली IC, कितना आएगा इसका m l स्क्वायर बाई 12। और दूसरा कौन सा, अबाउट वन एंड, कितना आएगा ml स्क्वायर बाई 3। नसीब ये तो आते हैं।
भाई ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, नीट। हाँ, अगला है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि तुम्हारे पास में मान लेते हैं ये एक m मास की बॉडी है और इसका एक एक्सिस के अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया I पता है, तो मैं इसे एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करने पर उसी एक्सिस से कितनी दूरी पर रखूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहे? सेम। तो उस डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये आता है बेसिकली k बराबर अंडर द रूट ऑफ I बाई m। मतलब तुम्हें क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उसमें से मास को हटाना है और क्या ले लेना है? रूट। जैसे रिंग है तो रिंग का कितना है? mr स्क्वायर। मास को हटाओ और रूट ले लो तो रिंग की रेडियस ऑफ गायरेशन r। अरे बात सही है। तुमने लिया शेल, तो शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr स्क्वायर। m को हटा दो तो क्या बचा? 2/3 r स्क्वायर। इसका क्या ले लो? रूट। तो कितना आएगा? अंडर द रूट ऑफ 2/3 r। आ रहा है क्या? चलो ये देखो, अब ये यहां पर एक सवाल है। हाँ भाई करो। द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क टू दैट ऑफ सर्कुलर रिंग, ईच ऑफ सेम मास एंड रेडियस अराउंड देयर रेस्पेक्टिव एक्सिस। तो भैया देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कितना आएगा? हाफ m r स्क्वायर। और रिंग कितना आएगा? m r स्क्वायर। अब तुमसे क्या पूछा है? रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क टू दैट ऑफ रिंग। तो यहां से तुम्हारे पास में रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क कितनी आएगी? m को हटाओ और रूट ले लो तो r/√2। और यहां से रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर रिंग कितनी आएगी? r। तुम्हें क्या चाहिए? इन दोनों का रेशियो। तो कितना आ जाएगा? 1/√2। कहां है? ऑप्शन नंबर 4। सवाल पढ़ने में गलती हो गई, डिस्क टू रिंग, रिंग टू डिस्क समझना है। पहले डिस्क आएगी, डिस्क टू रिंग, डिस्क टू रिंग। अगला सवाल देखो। हाँ भाई, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन। इसका मतलब समझो क्या हो रहा होगा यहां पर। ये डिस्क है, इसका मास m, रेडियस r हो गई। तो तुम्हें बनानी है टेंजेंशियल एक्सिस लाइंग इन द प्लेन, मतलब ये वाली एक्सिस। तो मुझे बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? तो इसे हम निकालने की यदि कोशिश करें तो इसके लिए पहले तुम्हें डायामीटर का पता होना चाहिए। तो ये कितना आएगा? डिस्क का डायामीटर 1/4 mr स्क्वायर और फिर इसका प्लस md स्क्वायर मतलब mr स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5/4 mr स्क्वायर। तो यहां से तुम्हारा इस वाली एक्सिस का रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आएगा? √5/2r। आया? मैंने क्या बोला था? पहले जिस एक्सिस का के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए उसके अबाउट क्या निकालो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर क्या करना है? उसका रूट ले लेना है और मास को हटा देना है। चलो उसके बाद कौन सा है? एंड ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ द सेम रेडियस एंड मास अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन। तो अब सेम कहानी तो मैं किसके लिए रिपीट करनी है? रिंग के लिए। तो मैंने रिंग यहां पर बना दी, रिंग। तो देखो रिंग में तुम सिंपल सी बात ये है कि सेंटर का आएगा mr स्क्वायर, डायामीटर का कितना आएगा? हाफ mr स्क्वायर। लेकिन तुम्हें कौन सा वाला चाहिए? तुम्हें चाहिए टेंजेंशियल एक्सिस जो यहां से पास हो रही हो। तो इसका कितना आएगा? हाफ mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, मतलब आ गया 3/2 mr स्क्वायर। तो इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी आएगी? के रिंग। रूट ले लो तो √3/√2 और r। अब मुझे क्या लेना है? इन दोनों का रेशो। सवाल तो रेशो है ना। तो पहले कौन है? डिस्क, बाद में रिंग। तो भैया KD/KR बोलो कितना आएगा?
√5/2r होल डिवाइडेड बाई √3/√2। सॉल्व करो इसे, कितना आंसर आ रहा है। देखो r से तो r कटेगा, ये √2 से काटोगे तो ये √2 बचेगा, मतलब ये बचेगा √5/√2 इंटू √3, मतलब आएगा √5 डिवाइडेड बाई √6। ऑप्शन नंबर 3। कर सकते हैं सवालों को, बट ऑब्वियस सी बात है करना ही चाहिए। हमारा क्विक रिवीजन चल रहा है, फास्ट मोड में है हम लोग, टाइम पास करने के हिसाब से हम नहीं बैठे हैं कि हाँ भाई 3-4 घंटे तो मैं फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा तो बाकी सब्जेक्ट कब करोगे तुम लोग। हाँ भाई, क्या क्वेश्चन कह रहा है। The moment of inertia of thin uniform rod of mass m and length l about an axis passing through its midpoint and perpendicular to its length is I0। मतलब वो कह रहा है तुम्हारे पास में एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, और इसके सेंटर से जो एक्सिस पास कर रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 है। बेसिकली I0 कितना होगा, ml²/12 होगा, ये मुझे पता है। अब आगे पढ़ें। उसने बोला इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। मतलब क्या इसके पैरेलल ये वाली एक्सिस के अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। हाँ तो बोलो कैसे निकालोगे, तो बोलो ये I बराबर आएगा कितना, I0 प्लस m और l/2 का होल स्क्वायर। बोलो कितना आ जाएगा, I0 प्लस ml²/4। यही आंसर है। नहीं तो पता लगा तुम I0 की वैल्यू रख दो, ये सिर्फ घुमा फिरा के पूछे जाते हैं सवाल। हो सकता है वो इसको I0 दे दे और फिर तुमसे इसको पूछ ले। सवाल ऐसे ही रहते हैं। वैसे तुम्हें वो डायरेक्ट आता है ml²/3, पर निकाला तो ऐसे ही था ना हमने कहीं ना कहीं। यस और नो। हाँ भाई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो भैया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की कहानी यह है कि कोई भी बॉडी के द्वारा रोटेशन के कारण जो उसके पास एनर्जी होती है उसे हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो देखो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, अब मैं ना सारी चीजों को एक साथ है ना कवर कर लेता हूं। कौन कौन सी, देखो एक साइड में हम ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में बात करेंगे और एक साइड में हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन के बारे में। तो जैसे जो पैरामीटर यहां पर s होगा, यहां पर क्या होगा, यहां जो v होगा वो यहां पर, जो यहां एक्सेलरेशन a होगा वो यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। हाँ जैसे यहां पर लीनियर मोमेंटम p बराबर, सॉरी एक चीज और रह गई, जो यहां पर मास होगा वो चीज यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होगी। तो अब इस बेसिस पर देखो, जैसे लीनियर मोमेंटम p बराबर होगा mv, तो यहां एंगुलर मोमेंटम L बराबर आएगा I ओमेगा। फिर यहां पर जैसे तुम लिखोगे फोर्स बराबर ma, तो यहां लिखोगे टॉर्क बराबर I अल्फा। फिर तुम यहां पर फोर्स बराबर लिखोगे dp/dt, वेक्टोरियली लिखोगे बट ऑब्वियस, तो यहां लिखोगे टाउ बराबर dl/dt। क्लियर है। अच्छा मैं इसी पेज पे आगे चले जाऊंगा, यहां पर थोड़ा सा मैंने गलती क्या कर दी, बीचों बीच में लाइन ड्रॉ कर दी क्या, ठीक है फिर से देखो, फिर से हम कर रहे हैं। हाँ अब और बोलो, यहां काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv², यहां ये होगी ट्रांसलेशनल तो यहां लिखेंगे रोटेशनल, ये होगी ½ I ω²। ठीक है, और यहां पर पावर होगी फोर्स डॉट वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो यहां पावर क्या होगी, टॉर्क वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर। यहां पर आपका वर्क डन होगा F डॉट डी बराबर,
यहां पर वर्क डन क्या होगा, टाउ डॉट थीटा। एक्चुअली मैं यहां पर मुझको इसको ऐसे करना चाहिए, पता है क्या, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स कर दूं और इसे इंटीग्रेशन टाउ डॉट डी थीटा। सारे पैरामीटर हो गए, कुछ छूट गया, अब छूट भी गया होगा तो कोई बात नहीं, पर ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए हैं। इक्वेशन भी वैसी चलने वाली है जो वहां चली थी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स रोटेशनल मोशन। तो हमने बोला भैया काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल आएगी वो आएगी तुम्हारी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब देखो यहां पर जो पूरा खेल है ना वो कहीं ना कहीं फिर से टॉर्क से रिलेट करेगा। तो मैं एक बार देख लेता हूं मैंने आगे क्या हेडिंग डाली है, सीधा सवाल है। चलो, तो ओमेगा निकालने के लिए तुम्हारे पास में जो हमने सर्कुलर की जो इक्वेशन पढ़ी थी वही फिर से काम आने वाली है। A flywheel rotating about fixed axis has a kinetic energy of 360 joule when its angular speed is 30 radian per second. The moment of inertia of the wheel about the axis of rotation. तो यार ये तो सिंपल सवाल मैंने डाला है अभी। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बराबर है तुम्हारा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कितनी है, ये है 360, हाफ तुमसे आई पूछा है और ओमेगा कितना है 30 का स्क्वायर। चलो सॉल्व कर लो। तो ये 360 बराबर 1/2 इंटू 30 इंटू 30 इंटू आई। बोलो कितना आ जाएगा भाई। एक जीरो से तो पहले एक जीरो निपट ली, 3 से काटोगे तो ये गया 12 बार, और फिर से और 3 से कैंसल आउट कर सकता हूं तो 3 से काटोगे ये आएगा 10, ये आएगा 4, 4 दूना 8/10 तो 0.8। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम एक एक करते हुए सारे पैरामीटर हैं बेसिक वाले। तो एंगुलर मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं। अब देखो, अब यहां पर दो चीजें ध्यान से समझना। पहला, यदि मुझसे बोला जाए एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल तो भैया एल वेक्टर बराबर आएगा आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, तो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ये हो गया पार्टिकल के लिए। लेकिन यदि हमारे पास में रिजिड बॉडी है, कैसी है, रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करते हैं। तो ये आएगा एल वेक्टर बराबर आई ओमेगा वेक्टर, आई ओमेगा वेक्टर, क्योंकि ओमेगा क्या है तुम्हारा, एक एक्सियल वेक्टर है। तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या है, एक्सियल वेक्टर है। बेसिक क्लियर है, श्योर है। चलो भाई, तो एंगुलर मोमेंटम के तुम डायमेंशन वगैरह निकाल सकते हो, यूनिट वगैरह निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है। अगला है तुम्हारे पास टॉर्क। तो टॉर्क हम पढ़ चुके हैं। तो टॉर्क की कहानी फिर से वही है, क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो जब हम पार्टिकल के लिए बात करेंगे तो ये कितना आएगा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, और जब रिजिड बॉडी के लिए बात करेंगे तो कितना आएगा, आई अल्फा वेक्टर। ठीक है। यहीं से हमारे पास आगे का भी कॉन्सेप्ट चलता है, लेकिन मैं अभी उस पर बात नहीं कर रहा हूं, आगे करूंगा। कौन सा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इक्विलिब्रियम। पहले सवाल है। अब देखो ये सवाल को समझो, ये जो सवाल है ये बिल्कुल ऐसा ही सवाल एंगुलर मोमेंटम के लिए भी बनाया जा सकता है, ये सिर्फ वेक्टर की प्रॉपर्टी है। क्या क्वेश्चन है देखो, इफ एफ वेक्टर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल हैविंग पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर एंड टाउ वेक्टर बी द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द ओरिजिन। तो देखो टॉर्क वेक्टर को हमने क्या लिखा है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर बराबर। तो तुमने वेक्टर में पढ़ा होगा सी वेक्टर बराबर यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब होता है तो सी वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, और सी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है बी वेक्टर। ये तुमने पढ़ा है, याद है या नहीं है। अच्छा, यदि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो यही कॉन्सेप्ट है
कि भैया यदि यहां पर देखो तो टॉर्क वेक्टर परपेंडिकुलर होगा आर वेक्टर के, मतलब टॉर्क वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्या आएगा 0, और टॉर्क वेक्टर परपेंडिकुलर होगा किसके एफ वेक्टर के, तो यहां से टॉर्क वेक्टर और फोर्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी क्या आएगा 0 ही होगा। तो बस ऐसा ऑप्शन कहां दिख रहा है, और इसमें यह फर्क नहीं पड़ता कि किसे आगे लिखा है और किसे पीछे लिखा है, डॉट प्रोडक्ट में ये पड़ता है नहीं, बराबर है ना, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं। अब अगला सवाल देखो, यहां पर क्या बोला गया है, द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय इक्वेशन, थीटा दिया है, और क्या पूछा, द टॉर्क ऑन द व्हील बिकम 0, टॉर्क 0 कब होगा, तो तुम्हें पास में दो फॉर्मूले भैया, टॉर्क वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, या फिर टॉर्क वेक्टर बराबर आई अल्फा वेक्टर। तो अब मुझे बताओ इसको देख के तुम्हें क्या लगता है क्या निकालना चाहिए, थीटा दिया है तो क्या मैं अल्फा निकाल सकता हूं, अरे थीटा है ना तो अल्फा निकल जाएगा, यदि अल्फा 0 तो टॉर्क 0 होगा क्या, हाँ बस, तो भैया थीटा है तुम्हारा 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, तो यहां से पहले ओमेगा आएगा तो यह आएगा 6t स्क्वायर माइनस 12t, और फिर अल्फा आएगा, इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे 12t माइनस 12, इसे क्या करना है इक्वल टू 0, तो बोलो t कितना आएगा 2। तुम यदि ये सोच के बैठो बहुत हाई फंडू सवाल आएंगे तो नहीं, और जो हाई फंडू आएगा वो वैसे भी नहीं होना है, पर जो हो सकते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, हमारा ये टारगेट है पहला। अब देखो ये आ गया रोटेशनल इक्विलिब्रियम, हाँ 2 कैसे आया भाई, इसको 0 करना है ना, उसने क्या बोला टॉर्क 0 कब होगा, अरे ये सवाल कहां चला गया, हाँ सवाल में उसने क्या बोला है, उसने बोला टॉर्क 0 कब होगा, तो टॉर्क के मेरे पास ये दो फॉर्मूले हैं, या तो मैं फोर्स को 0 कर दूं, तो फोर्स कहां से निकालूं, इसमें तो थीटा गिवन है, तो थीटा से तो अल्फा मिलेगा, यदि अल्फा 0 होगा तो टॉर्क 0 हो जाएगा क्या, हाँ तो मैंने अल्फा को 0 कर दिया, तो अल्फा इक्वल टू 0 किया, तो यहां से सॉरी 1 आएगा क्या, ओके 12t माइनस 12 इक्वल टू 0, तो t बराबर 1 आएगा, वेरी गुड, चलो कोई नहीं, हो जाती है गलती, नहीं गया ध्यान, हाँ भाई रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हम क्या बोलेंगे भैया, रोटेशनल मतलब टाउ एक्सटर्नल क्या होना चाहिए 0, इसका मतलब अल्फा बराबर क्या होना चाहिए, इसका मतलब dl बाई dt बराबर क्या होना चाहिए, इसका मतलब L क्या होना चाहिए, मतलब यहां पर क्या आएगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट, बोलो यस और नो। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में सिंपल सी बात क्या है कि भैया या तो बॉडी रेस्ट पर है या फिर वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, तब हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो इस पे यहां पे दो चीजें बनती हैं। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है इसमें दो चीजें आती हैं। कौन कौन सी दो चीजें आती हैं? एक आती है पहली, देखो पार्टिकल वाले जो सवाल आते हैं इसमें वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, मतलब तुमने शायद सवाल किए होंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं किए होंगे। एक रॉड है, एक मक्खी चलते हुए आई और रॉड पे टकराई, किए क्या? करवाएं तुमको ऐसे सवाल? हाँ, उनको मालूम था कि तुमसे नहीं होंगे। मैं भी कराता हूं, ऐसा नहीं कराता हूं, कराता हूं। तो एक तो वो सवाल हो गए। दूसरा होता है सिंगल बॉडी वाला, एक सिंगल रिजिड बॉडी, इसमें कॉन्सेप्ट लगता है I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। फिर तीसरी जो वैरायटी होती है, पहली मैंने बताई कौन सी, पार्टिकल वाली, जिसमें R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर इक्वल टू 0 करते हुए उससे हम निकालते हैं। दूसरा आता है सिंगल रिजिड बॉडी, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। तुमने वो सवाल किए होंगे, बैले डांसर घूमती है, हाथों को मोड़ लेती है तो स्पीड कम ज्यादा होती है। अब मैं उस पर इतनी गहराई में, हमारे पास इतना समय नहीं कि हम उसकी गहराई में विचार करें। अभी हमको क्विक रिवीजन चाहिए। फिर दूसरा जो सवाल आता है वो आता है कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज। कॉम्बिनेशन ऑफ, जनरली दो बॉडी होती हैं,
इसमें आता है I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 बराबर I1 प्लस का I2 इंटू ओमेगा कॉम्बिनेशन। इसमें सवाल पता कैसा होता है, दो डिस्क हैं घूम रही होती हैं, उनको फेस टू फेस ला देते हैं, तो I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा कॉम्बिनेशन। और इसमें पूछा जाता है लॉस इन एनर्जी, तो जो लॉस इन एनर्जी का रिजल्ट आता है वो आपको याद होगा, हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। याद है ये? ऐसा ही सेम रिजल्ट बनता है कहां पर, कैपेसिटर में, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सेम है। चलो भाई ये नहीं है, इसमें क्या लिखना है, ये किया है तुमने, कराया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने उस दिन क्लास छोड़ी होगी तो अलग बात है। क्योंकि तुमने तो मुझसे तो पढ़ा नहीं है ना, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं ये चीज तो बेसिक कराई होगी। अब गई कि आई पता ही नहीं चलता, पर कुट 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 तो हो रहा है कुछ। अब देखो सारे टॉपिक कवर कर चुका हूं, सिंपल सवाल है यहां पे। देखो एक ये बहुत ही फेमस सा सवाल है, ऑलरेडी PYQ है ये, तो मैं शायद इसका रिजल्ट भी रटा रटाया याद हो। सवाल क्या है, रॉड PQ of mass m and length L is hinged at point P. The rod is kept horizontal by a massless string tied to point Q as shown in the figure. फिगर है नहीं यहाँ पे, तो हम फिगर बनाने की कोशिश कर लेते हैं। देखो क्या हो रहा है, ये ऐसे एक तुम्हारे पास में रॉड है, ठीक है, ऐसे क्या है, रॉड है, रॉड का नाम क्या दिया है, PQ। मैंने बोला ठीक है, मास है इसका M, लेंथ है L, और इसको हम एक काम कर लेते हैं, Q इधर कर लेता हूँ, P इधर कर लेता हूँ, क्योंकि इधर से बांध दूंगा मैं, और इसको मैंने यहां पर ऐसे छत से लटका दिया एक साइड से। अब क्या हो रहा है, अब इसके बाद हमने इस रस्सी को काटना है। When the string is cut, the initial angular acceleration of the rod। तो देखो क्या होगा, ये रॉड मेरी हिंज है यहां पर बराबर, और दूसरे साइड से सिल बंधी हुई है, तो ये रेस्ट पर है या नहीं है, अरे रेस्ट पर है, रेस्ट पर है तो नेट फोर्स। अब इसमें फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, इसका वेट होगा क्या यहां पर mg, अरे बोलो यस और नो, और एक स्ट्रिंग लगी है तो इसमें क्या होगी, टेंशन, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, mg, और तो कुछ है नहीं। अब कहानी क्या है, जैसे ही मैं स्ट्रिंग को काटूंगा तो यहां तो हिंज है, तो अब हिंज तो है यहां पर, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे चलेगा, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। अब जब इसके अबाउट टॉर्क 0 करेंगे तो भैया टॉर्क क्या बनेगा, टाउ बराबर आई अल्फा, अरे यस और नो। अब हम कह रहे हैं ये जो टॉर्क है ये इसके अबाउट हमने कर दिया 0, तो हमें लेना है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये यदि ऐसे घूम रही है तो अब मुझे बताओ क्या होना चाहिए, रिजल्ट याद होगा तुम्हें, बोलो, बोलो ना, कुछ तो दिमाग लगाओ तुम भी, तुम्हारे एंड पे। स्ट्रिंग को काटते स्ट्रिंग में टेंशन 0, स्ट्रिंग को काटते स्ट्रिंग में टेंशन 0, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि होगा। अब यहाँ पे हमारे ये जो नोट्स पढ़े ना, इसमें एकदम उल्टा सुल्टा कुछ कहानी बनी पड़ी है। हाँ चलो ये वाले सवाल लिए हैं मैंने कि नहीं लिए हैं, हाँ बोलो, मैंने हिंट दे दी तुम्हें, टॉर्क निकालना है एक्सटर्न, इसमें जब इसके अबाउट में टॉर्क निकालेंगे तो क्या कहानी बनेगी, रिजल्ट भी याद होगा यार तुम्हें तो इसका, क्योंकि मुझे तो याद है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का बेसिक सा सवाल है यहाँ पे।
टेंशन के बराबर आएगा वेट, वो तो वेट हो गया। फिर देखो इसमें कहानी कुछ नहीं है, थोड़ा सा सोचते तो भी काम हो जाता तुम्हारा। देखो ये हिंज पॉइंट है ना, तो नेट टॉर्क 0 है। तो हम इसमें ना, ये जो सवाल होते हैं ना, दो तरह से टॉर्क लिखना है बस तुम्हें। कौन कौन से दो तरीके वो समझ लो। एक टॉर्क तुम्हें लिखना है आई इंटू एल्फा, आगे भी आएंगे सवाल, और एक टॉर्क लिखना है तुम्हें आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के बेसिस पे, बस। और दोनों को क्या कर दो, इक्वेट। दोनों को क्या कर दो, इक्वेट। अब जैसे मैंने यहां टाउ बराबर आई अल्फा लिखा, तो देखो ये जो है ना, ये mg के कारण यहां पे जो टॉर्क बनेगा वो कितना बनेगा, mg इंटू एल बाई। और अब यदि ये रॉड घूम रही है तो कौन सी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, इस वाली एक्सिस के अबाउट। इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, ml स्क्वायर बाई 3 और अल्फा। सवाल खत्म, बस इतना ही करना होता है। तो m से m गया, एक l से एक l गया, तो 3 इधर आएगा, तो 3g बाई 2l बराबर अल्फा। मैं बोला याद भी होगा तुम्हें शायद, पर तुम्हें याद नहीं है, मतलब मेरी किस्मत फूटी कि तुम्हारी फूटी, मैं बता ही नहीं पा रहा हूं। काफी स्टैंडर्ड सवाल है ये, PYQ है एक्चुअली। तो चलो अगला देखो, आई होप ये सवाल तो तुम कर पाओ, इक्विलिब्रियम पर ही बेस्ड है। सवाल कह रहा है क्या, अ मीटर स्टिक इज बैलेंस ऑन अ नाइफ एज एट इट्स सेंटर। मीटर स्टिक है मतलब उसकी लेंथ कितनी हो गई, 1 मीटर। तो भैया मैंने 1 मीटर की लंबी सी क्या बना दी, स्टिक बना दी, और इसे कहां बैलेंस कर दिया, बोलो कहां बैलेंस कर दिया, सेंटर। सेंटर पे इसे कर दिया बैलेंस। When 2 coins each of mass 5 gram are put on top of the other at 12 सेंटीमीटर मार्क, तो मतलब यहां पर कहीं 12 सेंटीमीटर का क्या है, मार्क है। और यहां पर तुमने 2 कॉइन रख दिए, टोटल मिला के उनका वजन कितना हो गया, 10 ग्राम। क्यों, एक का 5 है, 2 रखे तो 10 ग्राम हो गया। The stick is found to be balanced at 45 सेंटीमीटर। तो अब जो स्टिक है वो बैलेंस हो रही है यहां पर, कहां पर, 45 सेंटीमीटर के मार्क पर। अब ये यहां पर बैलेंस हो रही है। तो अब तुम्हें ये बताना है व्हाट इज द मास ऑफ द मीटर स्टिक, इस पूरी का जो मास है वो कितना है, कहानी कैसे होगी। अब देखो ये बैलेंस है, तो बैलेंसिंग वर्ड ही बता रही है कि नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0, यही करना है कहानी। तो अब देखो क्या होगा, अब ये बैलेंस कहां हो रही है बेटा, इस वाले पॉइंट पे, 45 वाले पे। पूरी रॉड की लेंथ है कितनी, 1 मीटर। मतलब इसका जो मास, इसका जो वेट आएगा, क्या वो इधर आएगा 50 सेंटीमीटर पे, तो ये आएगा m। और अब इधर ये 10 ग्राम की है, तो मैं इसे 10/1000 इंटू जी लिख सकता हूं, बराबर। तो ये इसका वेट इधर आएगा क्या बेटा, यहां पर 10/1000 इंटू। अब इक्विलिब्रियम है तो दोनों इक्विलिब्रियम होंगे भाई, रोटेशनल भी और ट्रांसलेटरी भी। तो देखो इसके कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में, मतलब ये सिक्के से इधर घुमाने की कोशिश करेंगे, और ये जो वेट है इसका जो सेंटर पे लगाया वो इधर घुमाने की कोशिश करेगा। तो हमारे पास काम हो गया। बस अब ध्यान ये रखना है डिस्टेंस कहां से लेनी है, इस पॉइंट से। तो ये 12 सेंटीमीटर, ये 45 है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, 45 माइनस 12 कितना, 33। और ये कितना आएगा, 5। क्यों, सेंटर है 50, वो 45 पे, तो कितना आएगा भाई, 10/1000। अब देखो यहां पे क्या है ना, 5g लिखा है, मतलब हम मान के चल रहे हैं 5 ग्राम है, तो उसे किलोग्राम में कन्वर्ट किया। नहीं करना है तो मत करो, कई फर्क पड़ना है, ग्राम में आंसर आ जाएगा सीधा। तो 10 इंटू कितनी डिस्टेंस, 33 बराबर इधर m इंटू कितनी
5, तो m बराबर आ जाएगा डायरेक्ट 66 ग्राम। अब तुम ये सोच रहे होंगे सर g क्यों नहीं लिया? g भी लेंगे तो भी कटना ही वाला है, इसलिए मैं नहीं लेते हैं हम लोग g, सीधे मास से भी कर लेते हैं। नहीं है तो एग्जैक्टली देखो मैं इसको ऐसे कर रहा होता, देखो तुम्हारी शक्लें बता रही कि बाउंसर लग गया कि भाई देखो ये 10 फिर g और फिर 33 बराबर ये m g और फिर 5। अब भी कर लो, आंसर कितना आएगा? m बराबर देखो g ने मारा g को, 5 से काटोगे 2 तो 33 दूना 66 और ग्राम। क्यों? सिक्के ग्राम में है तो ये भी यही आएगा। ये भी PYQ है और इस तरह का सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत है। अगला देखो ये क्या है, सवाल क्या है देखो, a thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its axis with constant angular velocity ओमेगा। तो भैया देखो ये हमारे पास में एक रिंग है, इसका मास m है, रेडियस r है ना, स्मॉल r है, और ये अपने सेंटर पे घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। फिर क्या बोला उसने? टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास स्मॉल m। अब देखो सवाल को ध्यान से पढ़ना क्योंकि ऑप्शन में देखो कैपिटल M स्मॉल m का झोल है। आर अटैच्ड जेंटली टू द अपोजिट एंड्स ऑफ द डायामीटर ऑफ द रिंग, मतलब इस रिंग की एक डायामीटर होगी, उस पे हमने क्या किया, एक यहां पर स्मॉल m को रख दिया और एक यहां पर स्मॉल m को रख दिया। द रिंग नाउ रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी गिवन बाई। तो अब जब ये रख दिया तो नई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश क्या होगी? बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब तो एक ही बॉडी पे देखो, एक ही बॉडी घूम रही है, उसी पे हमने ऑब्जेक्ट्स को रखा है, मतलब सिंगल बॉडी का सवाल है। I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 बस। अब पहले केस में I1 क्या आएगा? पहले कौन थी? सिर्फ अकेली रिंग थी, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², और पहले कितने से घूम रही थी बेटा? ओमेगा से, बराबर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या चेंज हुआ? ये दो मास और रख दिए, मतलब अब हो जाएगा mr² प्लस mr² प्लस mr²। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि ये है रिंग, ये क्या है? रिंग है, तो बीच में तो कहीं ऑब्जेक्ट को रख ही नहीं सकता, और इनकी जो दूरी आएगी वो भी कितनी आएगी? स्मॉल r ही आएगी, तो इसलिए mr², और साथ में ये कितना आएगा? ओमेगा डैश। तो देख लो भाई क्या आ जाएगा, क्या r² सब जगह से कॉमन आके कट जाएगा? तो बोलो क्या बच गया? m इंटू ओमेगा बराबर m प्लस स्मॉल 2m ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश आएगा तुम्हारा कैपिटल M ओमेगा अपॉन कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m। अब देखो कितने क्लोज ऑप्शन दिए हैं, कौन सा आंसर आएगा? 4। ऊपर देखो यहां पे 2m ओमेगा दे दिया। अब सोचो यदि ये डिस्क होती तो क्या फर्क पड़ता? डिस्क में क्या फर्क पड़ता बोलो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलता। देखो डिस्क में क्या फर्क पड़ता? डिस्क में फर्क पड़ता कि तुम पहले लेते हाफ mr² ओमेगा बराबर, दूसरी बार क्या लेते? हाफ mr² और प्लस mr² प्लस mr² बराबर है। अब ये बन जाता और फिर ओमेगा डैश। अब बोलो क्या होता मेरे पास? देखो r² तो कटना ही है, तो बोलो क्या बन जाता? m ओमेगा बाई 2 बराबर ये आता कितना? m बाई 2 प्लस का 2m और ओमेगा डैश। तो बोलो अब क्या हो जाएगा? ओमेगा डैश बराबर m ओमेगा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? m प्लस 4 स्मॉल m अपॉन 2। तो अब क्या 2 से 2 कैंसल? तो 2 से 2 कैंसल, तो अब ओमेगा डैश बन रहा है तुम्हारा कैपिटल M ओमेगा अपॉन कैपिटल M प्लस 4 स्मॉल m। देखो कितने का फर्क आ गया? सिर्फ
रिंग की जगह डिस्क लिखने से ये फर्क आ गया, रिंग की जगह डिस्क लिखने से ये फर्क आ गया। अच्छा एक और चीज, अच्छा जरूरी है क्या कि मैं यहां पे करूं, इसको लगाना है, बाप रे जल्दी करना है ना, क्योंकि यहां हमारी हालत गर्मी से खराब हो रही है। हाँ सोचो, क्या मैं ये भी बोल सकता था कि ये डिस्क है, बोलो यस और नो। ये घूम रही है, रेडियस आर है, मास एम है, और ये ओमेगा से पहले घूम रही है। क्या मैं ऐसा भी कर सकता था कि भैया दो ऑब्जेक्ट को r/2 डिस्टेंस पर यहां पर रख दूं, भाई ये भी तो कर सकता हूं ना मैं, कि नहीं कर सकता? तो सवाल तो अनंत बन जाएंगे। अच्छा जब ये ऑब्जेक्ट रखेगा ना तो मोस्टली वो 2 रखेगा, 4 रखेगा और बैलेंसिंग के फेज में रखेगा, लेकिन वो इसमें सरकमफेरेंस पे रखेगा तो 3 भी रख सकता है, तब भी बैलेंस आ जाएगा। क्यों? सरकमफेरेंस पे 3 में बैलेंस कैसे बनेगा? ऐसे, 4 रखेगा तो ऐसे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सबकी दूरी क्या रहेगी? r, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। पर यदि बीच में रखना है तो डायमेट्रिकली अपोजिट रखेगा, और कितने रखेगा? 2, 4, ताकि आप डिस्टेंस निकाल पाओ, नहीं तो आप डिस्टेंस ही नहीं निकाल पाओगे। सवाल में बस यही है कि आप डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे। देखो एक जस्ट एक दरवाजा बंद होने से कितना फर्क पड़ गया, क्यों? क्योंकि ये हवा पास नहीं हो पा रही अभी। खैर, अ रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास इज बाउंड राउंड अ हॉलो सिलेंडर ऑफ मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का सवाल है। क्या है? देखो एक रोप है, रस्सी है, इसको हमने हॉलो सिलेंडर पे बांधा है, इसलिए सवाल में ध्यान रखना भाई हॉलो है या सॉलिड है। ये सॉलिड सिलेंडर बनाया मैंने, अब हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या होता है? रिंग। हॉलो सिलेंडर किसके बराबर होता है? रिंग। इस पे हमने क्या किया है? एक रस्सी को बांधा है, मैंने बोला बांध दिया, डेफिनेटली इसको खींचेंगे। सवाल यही होता है, जिसका मास 3 kg, रेडियस 40 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रोप व्हेन इट इज पुल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने अभी आपको बताया था, टॉर्क को इक्वेट करो 2 तरीके से। कौन कौन सा? टाउ बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, या आर एफ साइन थीटा लिख लो, और एक बार टाउ बराबर आई अल्फा लिख लो, दोनों को इक्वेट करना, यही कॉन्सेप्ट लगता है। तो देखो ये इसकी एक्सेस हो गई क्या? जब तुम इसे खींचोगे तो क्या ये इसके एक्सिस के अबाउट घूमेगा? तभी तो अल्फा की बात चल रही है, यस और नो? तो टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा, तो आर मतलब इसकी रेडियस, एफ मतलब वो फोर्स जिससे तुम इसे खींच रहे हो, साइन थीटा तो दोनों के बीच में एंगल 90 होने वाला है, इक्वल टू आई, आई मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा तो मैंने निकालना ही होता है। हाँ अब आगे मैंने सवाल दिया है सिर्फ अल्फा पे, क्या ये सवाल आगे चल के अल्फा के अलावा ओमेगा पे जा सकता है? पर पहला स्टेप तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? अल्फा। तो बोलो आर कितना? 40 सेंटीमीटर मतलब 100, एफ कितना? 30, बराबर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? एम और आर स्क्वायर, बोलो बात सही है, इनटू अल्फा। इसे सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। देखो सॉरी, अरे भाई हॉलो सिलेंडर का मतलब रिंग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। भाई सिलेंडर लिखा है, स्फीयर नहीं लिखा, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ भाई ये कट गया, और 3030, तो अल्फा कितना आएगा? 100/4, दैट इज 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा वो एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है, तो कितना आएगा? ए बराबर अल्फा आर, मतलब 25 इंटू 40/100, तो कितना आ जाएगा देखना, 25 चौका 100, 4 से काट लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहां पर तो क्लियर लिखा है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रोप,
पर वो सिर्फ एक्सेलरेशन दे सकता है लिख के, फिर तो मैं ऑप्शन के बेसिस पे ढूंढना है कि रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में ऑप्शन है या मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। हो सकता है 25 निकाल लेंगे बहुत सारे बच्चे और वहां ऑप्शन में दिए होंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ऑप्शन, तो वो एक ऑप्शन देगा 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक देगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों से मालूम है 25 तो सब निकाल लेंगे बच्चे, इसके आगे नहीं करेंगे। रोलिंग मोशन, अब देखो रोलिंग मोशन में सिंपल सी चीज ये होती है, यहां पर हम बात करते हैं कंबाइंड ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल मोशन को हम रोलिंग मोशन कहते हैं। मतलब कहानी ये है कि एक जैसे ये पहिया है, तो इस पहिए का यहां पर क्या है, एक सेंटर ऑफ मास है, तो ये सेंटर ऑफ मास ऐसे आगे चल रहा होता है और इस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट ओमेगा से घूम रहा होता है। तो हम जिसकी बात करते हैं प्योर रोलिंग मोशन, उसमें हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो रेस्ट इंस्टेंटेनियसली क्या रहता है, रेस्ट पे। इंस्टेंटेनियसली क्या रहता है, रेस्ट पे, फॉर नो स्लिपिंग टू ऑकर। तो हमारे पास में किसी भी पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो होगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस, वेक्टोरियली लिखेंगे, प्लस वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये है कहानी, ठीक है। अब ये तो क्या हो गया, हाँ, ये तो वो कहानी है जो स्टैंडर्ड कहानी है, पर अब इसके जो सवाल होते हैं, इसके सवालों का लेवल काफी ऊपर तक जा सकता है। जैसे मान लो तो मैं अब इसमें से किसी पॉइंट के बारे में हमें बात करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू जब मैं सेंटर ऑफ मास जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये जो डेटा आता है ये आता है ओमेगा आर फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग या फॉर नो स्लिपिंग। तो यदि मैं इसमें डायग्रामेटिकली बात करूं, यदि मैं इसमें डायग्रामेटिकली बात करूं, देखो भाई ये हमने एक बड़ा सा सर्कल बना दिया, ये सेंटर हो गया, इसकी रेडियस मैंने रख दी आर, ठीक है। मैंने बोला है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है मैंने मानी वी नॉट। अब ये जो है ये आएगा ओमेगा से घूम रहा है, तो मेरे पास में जो जनरल सवाल बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला यहां पर है पॉइंट ए, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस, और ये भी वेक्टोरियली होगी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आई। अब ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी है, वी नॉट, मैंने दे रखी है कि भाई ये पहिया इधर ही चल रहा है वी नॉट से। अब प्लस, अब यहां पर यदि मैं देखूं तो इसका ये तो वी नॉट तो है ही, ओमेगा आर इधर ही आएगा क्या, क्यों, ये इधर घूम रहा है तो ये इधर ही जाएगा, तो वी नॉट प्लस ओमेगा आर। अब वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ओमेगा आर के बराबर होगी। क्या मैं इसको रिप्लेस करके वी नॉट लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होंगे प्योर के लिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 2v नॉट। लेकिन यदि यही पॉइंट मेरा यहां पर होता तो देखो ये तो आती वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर वी नॉट इधर, और इस पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट भी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये ओमेगा आर इधर आती क्या, दैट विल बी इक्वल टू अगेन वी नॉट, और ये एंगल 90, तो भैया वेलोसिटी ऑफ बी कितनी आती फिर, अंडर द रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर, मतलब √2 वी नॉट। इस वाले की ये पॉइंट बी था, इस सी वाले की ये इधर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर वी नॉट, और ये वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बराबर ओमेगा आर बराबर वी नॉट, तो ये दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, वीसी बराबर 0, और कौन रह गया, अच्छा इसका रिजल्टेंट नहीं बनाया मैंने बेटा, देखो यहां पर रिजल्टेंट भी बना देता हूं, तो वी ये आएगा एग्जैक्टली वी बी। हाँ लास्ट कौन रह गया इधर में, ये वाला पॉइंट, बोलो, तो इधर तो आएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वी नॉट, इधर कौन आएगा
वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी, ये वाला पॉइंट डी है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास किसके बराबर, सॉरी पहले ओमेगा नॉट लिखेंगे ना, पहले आएगा ओमेगा आर दैट इज इक्वल टू वी नॉट, फिर इन दोनों का क्या बनेगा रिजल्टेंट, क्या वो रिजल्टेंट ऐसे आएगा वीडी, बस यही तो निकालना है। तो वीडी कितना आएगा अंडर द रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर दैट इज रूट टू वी नॉट। ये 4 पॉइंट स्टैंडर्ड है। अब इसके अलावा यदि तुमसे कोई पॉइंट पूछा है तो भाई अब तुम्हें थोड़ा सा यहां पर लगाना पड़ेगा दिमाग। क्यों? जैसे मान लो मैंने तुमसे पॉइंट यहां पर दिया है और ये एंगल दिया है मान लेते हैं 60 डिग्री का। अब कहानी में ट्विस्ट आ गया। क्यों? और ये दूरी मैंने मान ली r/2 है। अब करना है सवाल, अब हुआ असली सवाल। मैं इसको अगले पेज पे करूं क्या, क्योंकि इसमें तो घसड़ मसड़ हो जाएगी सब। देखो अब देखो सवाल, अच्छा सवाल जो है वो ऐसा होता है, ये सेंटर मैंने बनाया, ये रेडियस r, मैंने बोला भैया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो किसके बराबर है, v नॉट के बराबर। और यहां पर हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट यहां से 60 डिग्री पर है और r/2 डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट को नाम दिया मैंने पॉइंट P। इसकी वेलोसिटी बतानी है। तो बोलो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहेगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और ये कैसा चलेगा बेटा, वेक्टोरियली। बस इतना ध्यान रखना है। अब ध्यान से समझना, ये ऐसे घूम रहा है, हमने मान के दिया है ओमेगा से। तो अब ध्यान से समझना ये क्या हो जाएगा, क्या ये ऐसे घूम रहा है मतलब इसकी वेलोसिटी इधर आएगी ओमेगा r बाई, सॉरी इसकी वेलोसिटी इधर आएगी क्या, v बराबर ओमेगा r/2। अब दूसरी चीज, तुम्हारा सेंटर ऑफ मास किधर घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास तो भैया ऐसे जा रहा है सीधा। तो सवाल ये है कि ये वाला एंगल कितना। एक काम करो, मैं एंगल को 30 डिग्री ले लेता हूं। एंगल मैं अपनी सुविधा अनुसार लूंगा बाद में। क्यों? क्योंकि कहीं दिक्कत ना हो इसके लिए। अब ध्यान दो, मुझे यहां पर पूरा खेल पता किस चीज का है, ये एंगल सही आना चाहिए बस, बाकी तो लगभग आप सही सही कर लोगे। कैसे? देखो एक ये वेलोसिटी, एक ये वेलोसिटी है, दोनों के बीच के एंगल का खेल है पूरा। तो सोचो मैं इस लाइन को ऐसे बना दूं, देखो ये लाइन ऐसे बन गई क्या। अब इसमें से ये जा रहा है एक इधर और एक है इधर। तो सोचो ये वाला एंगल, यदि ये वाला एंगल 30 कर दूं तो ये वाला भी 30 होगा क्या। अब दूसरी चीज यहां पर ध्यान से देखना कि देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, ये वाला किसके, यहां से लेकर के यहां तक 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा क्या, ये वाला बीच वाला। इसलिए मैंने इसको 30 किया, बाद में मुझे एकदम से फिर क्लिक हुआ। तो अब मुझे बताओ क्या हो जाएगा। ये है तुम्हारा V नॉट और ये कितना है V नॉट बाई 2 कैसे आया, क्योंकि ओमेगा r को तो मैं V नॉट रख दूंगा पर इसको बाई 2। तो भैया Vp जो आएगा वो आएगा कितना, अंडर द रूट ऑफ V नॉट का स्क्वायर प्लस V नॉट बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू V नॉट बाई 2 इंटू कॉस 60। ये है पूरा सवाल। ठीक है, अब ये पॉइंट मैंने यहां लिया इसलिए इतना है। सोचो यदि मैं इधर ले लेता तो एंगल मोर देन 90 हो जाता। क्यों? क्योंकि एक इधर और एक इधर जा रहा होता। फिर कर पाओगे क्या? अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं पर ऐसा ही होगा ये। ठीक है, हाँ भाई, ये है एनर्जी इन रोलिंग मोशन। एनर्जी की कहानी देखो सिंपल सी बात है। वो कहानी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है, हाफ mv²। और काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन क्या होती है, हाफ I ω²।
लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं रोलिंग की, तो रोलिंग का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, दोनों का सम। तो ये आएगी तुम्हारे पास हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इधर ध्यान दो, इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोलिंग। तो आंसर कितना आएगा, आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तुमसे सवाल पूछ लिया काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी टोटल बोल दो इसको, तो कितना आ जाएगा, के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। बोलो क्लियर है क्या भाई, इतनी जल्दी 10 भी बज गए क्या? श्योर? अब देखो जैसे यहां पर ये सवाल दिया गया है, अब तुम्हें ये देख के सीधा समझ में आना चाहिए क्या सवाल है, ध्यान से देखो। अ बॉल रोल्स विदाउट स्लिपिंग, मतलब कौन है, रोलिंग मोशन है। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज k. If the radius of the ball be r, then the fraction of total energy associated with rotational, मतलब क्या वो ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल। तो मैंने अभी क्या बताया, रोटेशन है मतलब के स्क्वायर, टोटल मतलब के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यदि ट्रांसलेटरी होती तो आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो इसमें आगे है ना न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें रेशो जो है नंबर के टर्म्स में आता है, तो वहां कैसे करेंगे, के की जगह पुट कर दो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू को। नहीं समझे, जैसे मुझे यहां पर कौन है, बॉल है, तो बॉल अंदर से हॉलो होती है या सॉलिड होती है, अंदर से बॉल जनरली खोखली होती है, मतलब शेल होगा। तो शेल के लिए के बराबर कितना आएगा, के ऑफ शेल, ये आएगा अंडर द रूट ऑफ 2/3 आर। तो के स्क्वायर कितना आएगा बेटा, 2/3 आर स्क्वायर। तो अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो तुम, तो कितना हो जाएगा यहां से 2/3 आर स्क्वायर अपॉन 2/3 आर स्क्वायर प्लस, सॉल्व कर लो नंबर में आंसर आ जाएंगे। अगला सवाल देखो, देखो यही सेम सवाल है, पर यहां पर कैसी बॉल दे रखी है, सॉलिड। कौन सी बॉल है, सॉलिड। बोलो क्या आएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो भैया काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल टू काइनेटिक एनर्जी टोटल, बोलो कितना हो जाएगा, के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस, अब बोलो सॉलिड मतलब के कितना आएगा, अंडर द रूट ऑफ 2/5 आर, तो के स्क्वायर कितना आएगा 2/5 आर स्क्वायर। बोलो सही बात है। चलो तो यहां पर बोलो कितना आ जाएगा, 2/5 आर स्क्वायर अपॉन 2/5 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इंटरेस्टिंगली क्या हो जाएगा, यहां पे आर स्क्वायर तो कट जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 2/5, नीचे 2/5 प्लस 1, तो कितना आएगा, ऊपर में आएगा 2/5, नीचे कितना आएगा 5 और 2 7/5, 5 5 कैंसल मतलब 2/7, ऑप्शन नंबर। अब एक टॉपिक और बचा है, पता कौन सा, रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। इसमें करना क्या है, तुम्हें तीनों रिजल्ट सिर्फ याद करने हैं। हमारे पास में क्या हो रहा है, ये इस प्रकार से हमारे पास में है, एंगल है थीटा, इसकी हाइट क्या है h। तो इसमें जो तीन रिजल्ट हैं वो कौन कौन से हैं, एक्सेलरेशन, फिर स्पीड, और फिर टाइम ऑफ डिसेंट। तो देखो तुम्हें नॉर्मल एक्सेलरेशन याद है क्या, पहले इंक्लाइन प्लेन पे ट्रांसलेटरी मोशन के लिए a बराबर g साइन थीटा, v बराबर अंडर रूट 2g h, और t बराबर 1 साइन थीटा अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन, याद है। अब इसमें हमारा क्या चेंज आएगा, रोलिंग मोशन में a बराबर आएगा g साइन थीटा
अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। फिर दूसरा स्पीड का रिजल्ट v बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और तीसरा टाइम ऑफ डिसेंट, ये आएगा 1 अपॉन साइन थीटा अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन g इंटू अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। दैट्स इट, खत्म। अब तुम्हें यदि रिजल्ट याद नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते भाई। अब देखो k को 0 कर दो, k को जैसे ही तुम 0 करोगे तो ट्रांसलेटरी मोशन के रिजल्ट आ जाएंगे। आई बात समझ में? अब सवाल इसमें इनके रेशो पे पूछ सकते हैं। अब देखो ये तुमको दोनों कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिए, कॉन्सेप्ट रिकॉल भी करा दिए। अब सवाल जो बनेगा उसे तुम्हें ही जाके हैंडल करना है, क्योंकि अब देखो अब इसमें आगे की कहानी क्या बनती है कि a किसका ज्यादा होगा, तो a के लिए k ज्यादा से हमें देखना पड़ेगा k किसका कम होगा। तो यहां पर जो है ना वो कहानी कुछ ऐसे आती है, इसमें कुछ रेस वेस के सवाल आते हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं, a जो है सबसे ज्यादा होगा सॉलिड स्फीयर का, फिर डिस्क का, फिर शेल का, और फिर रिंग का। इसका मतलब जो नीचे पहुंचने में जो टाइम लगेगा, टाइम सबसे ज्यादा लगेगा रिंग को, उसके बाद लगेगा शेल को, उसके बाद लगेगा डिस्क को, और सबसे पहले कौन पहुंचेगा? स्फीयर। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं क्या? वैसे तो मैंने सही लिखा होता है, कभी गलतियां होती तो नहीं है। सॉलिड स्फीयर का ज्यादा होगा, फिर डिस्क का ही होगा, सही बात है, फिर स्फीयर का होगा, सॉरी शेल का होगा, और लास्ट में रिंग का होगा। इस पे सवाल थियोरेटिकली पूछे जा चुके हैं बहुत बार। अब एक आध सवाल इसमें मैंने दिया होगा तो करा देता हूं। हाँ देखो ये रहा, देखो अब यहां पर देखो पूरा खेल किसका है? वर्डिंग का। किसका खेल है? वर्डिंग का। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, है ना। The ratio of the acceleration for a solid sphere, mass m radius are rolling down an incline of angle theta without slipping and slipping without rolling। मतलब तुम्हें चाहिए a rolling divided by a ट्रांसलेटरी। अब ये लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए भाई। अब तुम्हें इंग्लिश नहीं आ रही तो मैं क्या कर लूंगा? कुछ नहीं कर सकता। तो a रोलिंग कितना आएगा? ये आएगा g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और पूरे के डिवाइडेड में क्या आएगा? जी साइन थीटा। अब तुम इंटरेस्टिंगली यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ये जी साइन थीटा कटेगा। तो अब इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो ये क्या बचेगा? 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसको यदि मैं सॉल्व कर लूं तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? रेशो सॉलिड स्फीयर के लिए कितना आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस 2/5। सर ये कैसे लिख दिया मैंने डायरेक्ट? याद रखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो आगे का नंबर होता है वो नंबर 2 के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का रेशियो होता है। तो बोलो कितना आ जाएगा? ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/7। अब देखो उसने एक 5/7 भी दिया है और एक, क्यों? ताकि तुम गलती करो। ठीक है, चलो तो यही रुकते हैं बेटा हम लोग। अपना आज का सेशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रोटेशनल मोशन खत्म, और अगला लेक्चर जो होगा वो कल ही होगा सुबह, वही अपना 8:15 का जो टाइमिंग है अपना, ग्रेविटेशन। ठीक है, तो यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच।